प्लेसमेंट की दुनिया आसान नहीं। इंटरव्यू के टेबल पे एटीट्यूड और स्किल्स बोलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल से लेकर के रेगुलेटरी अफेयर तक का सफ़र कठिन होता है, पर जो स्टूडेंट टेबलेट की तरह डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में घुलना चाहता है वही प्लेसमेंट में सफल हो पाता है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड टॉक इंडिया, वेयर मेडिसिन मीट्स विथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। मैं हूं सौरभ झा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉलेज प्लेसमेंट। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे डीन प्लेसमेंट डॉक्टर सचिन सिद्रा सर। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड एग्रीइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है अपनी मैनेजमेंट में। सर के पास 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हैं। सर एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इफ़ यू आर रेडी वी गेट स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आज के टाइम पर बी फार्म स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? सी, बैचलर्स इन फार्मेसी में प्लेसमेंट्स के आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स वो तो हमेशा आपके पास एक ऑप्शन रहता ही है। अब उस ऑप्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हेल्प कर रही है टू स्टार्ट आवर ओन दवा इंडिया स्टोर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। पहले एक लाइसेंस अचीव करना और उसके बेसिस पे एक शॉप खोलना was really tough, but that has become easy. So entrepreneurship, yes, there is an option. But अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट्स की बात करूँ या कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करूँ, तो कॉर्पोरेट जॉब्स के हिसाब से आप मार्केटिंग प्रोफाइल से शुरू करते हुए विद हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, you can go up to research development, but again there are certain areas in research which are restricted only for master students, जिसमें बैचलर्स के स्टूडेंट्स को एक लोअर लेवल एंट्री पोजीशन तो मिल जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी मास्टर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर आर मैनी काइंड ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल। वन, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स अवेलेबल इन द टेस्टिंग फील्ड, जहाँ पे हम लैब टेस्टिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर जूनियर एसोसिएट्स की बहुत सारी पोस्ट होती है जिसमें बी फार्म इज़ एक्सेप्टेबल। सेकेंड, देर इज़ अ ह्यूज डिमांड इन मेडिकल कोडिंग फील्ड, राइट। मेडिकल कोडिंग में हमें ऐसा लगता है इंडिया में कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन एट द मोमेंट इंडिया इज़ अ हब, और रादर इंडिया इज़ द एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सिस्टम्स। सो बी फार्म होल्ड्स अ लॉट ऑफ स्कोप इन मेडिकल कोडिंग। हाउसोएवर इसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाइड आती हैं, जैसे लिखा होता है ना, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है, you cannot compromise on communication skills at all. So communication has to be very systematic, organized and fluent. अब आप बोलोगे सर fluent तो सब बोलते हैं, ये पहले के दो वर्ड क्यों? तो पहले के दो वर्ड इसलिए because it is easy for us to speak fluently, but it is difficult for everyone to explain correctly. And so systematic and organized speaking with fluency in your language are the three main prerequisites with basic of pharmacy knowledge, जो आप अपने बैचलर्स में ले ही लेते हो। Third field that is prominently available for you people is the lab market of cosmetics that is available nowadays. Cosmetics, Ayurveda and all these indigenous medicines, या आयुष की हम बात करते हैं, the field आयुष that we call now called, पहले आयुर्वेदा था अब आयुष हो गया है। So there are a lot of opportunities for you, but the problem is people are only thinking about just the two prominent high selling medical fields, that is allopathy and homeopathy. First is allopathy, second homeopathy आएगा, third कोई सोचेगा अच्छा आयुष आयुर्वेदा में कुछ सोचते हैं। But in India there is a lot of scope in आयुष. Why aren't you not thinking, why aren't you thinking कि आपके पास सिर्फ लिमिटेड स्कोप है? आपके पास बहुत स्कोप है। एंड जितना आप इन चीज़ों में अपने आप को एंटर करवाएंगे उतना आप देखेंगे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप वेयर यू आर कंसल्टिंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट अपकमिंग चेन्स ऑफ आयुर्वेदा क्लिनिक्स वेयर यू नाउअडेज हेल्थ केयर वर्क्स डिफरेंटली। हेल्थ केयर अब वैसे नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ तो ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। अब एक बहुत सिंपल सा चीज़ है,
पीपल नीड टू बी मेड अवेयर कि अगर उनके पास एक पैकेज है जहाँ पर वो कभी भी हेल्थ केयर अवेल करना चाहते हैं तो विद इमरजेंट अवेलेबिलिटी उनके पास वो अवेलेबल होगा, बट दे नीड टू टेक अ पैकेज एंड टू यूज़ ऑल दैट. बट उस पैकेज में इंक्लूजन्स जो है वो तो एक फार्मेसी वाला बंदा ही समझा सकता है ना कि सर यू विल गेट दिस मच मेडिसिन डिस्काउंट, यू विल गेट दिस मच ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, यू विल गेट दिस मच ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स येस, पीपल ऑफन से कि ये तो सेल्स वाले का काम है, बट एज इट इज़ राइटली सेड, to sell something which is specialized, you need a specialized salesman. So if you're selling medicine, you need a pharmacist. If you're selling technology, you need a technologist. तो वैसे ही आपके लिए ये वाले पैकेजेस का जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला एक पोर्शन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया में, उसको इतना ज़्यादा वर्चू नहीं मिल रहा है, बट इन बिगर सिटीज़ ऑफ कोर्स दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्चू, पीपल आर बाइंग इट. न्यूट्री मेडिसिन का जो मार्केट है दैट इज़ अनएक्सप्लोर्ड. पीपल फ्रॉम योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड आर नॉट थिंकिंग न्यूट्री मेडिसिन, दे आर स्टिल थिंकिंग कोर मेडिसिन. प्लीज़ अंडरस्टैंड कोर. Why do we call core as core? Because it is small and it requires a lot of specialization to be there. That's why it's small, it's core. But then there are branches. Explore those branches and you will eventually land into core. Right? That's how the process of nature is. So similarly goes with your career process. You start with anything. So मेरा रिक्वेस्ट या मेरा एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को है वो ये है कि डोंट थिंक ऑफ स्टार्टिंग बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट स्टेडी टू ग्रो बिग. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. प्लीज़ जस्ट ये मत सोचिए कि आपके अगर बी फार्मेसी में पढ़ाई हुई है तो यू कांट गेट इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड बट नॉट बियॉन्ड फार्मा. आई एम टॉकिंग फार्मा में ही बहुत रिक्वायरमेंट है. सो प्लीज़ थिंक ऑफ दैट. ओके. And then if you want to be an entrepreneur, please research on the entrepreneur ventures that you can start. Third, there is a lot of market that has been taken over by people who are not very well qualified. Nutri medicine की अगर मैं बात करूँ तो I don't find people who are very well qualified to sell a nutri medicine also owning stores. I don't know why. इंडिया में हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं. But you know, if you consume one wrong supplement for at least 7 days straight, it affects your body inside very badly. What is the point? What is the reason people are dying of heart attack suddenly in the gym? कभी सोचा है? क्योंकि गलत मेडिसिन कंज्यूम हो रही हैं, कोई उन्हें बता नहीं रहा, सब कह रहे हैं ये बिक रहा है यही ले लो. आप जैसा कोई आएगा, उन्हें बताएगा, उन्हें कहेगा कि नहीं ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें ये सारे केमिकल्स हैं जो आपको नहीं सूट करेंगे. यू नीड टू टेक इट इन दिस मैनर, यू नीड टू चेंज योर डोजेज, यू नीड टू डू XYZ थिंग्स. That is where India का न्यूट्री मेडिसिन मार्केट will become productive and people will start believing in it. अभी तक ऐसा लग रहा है जो भी बोलता है ना कि okay you have this juice you can start reducing weight, तो सब बोलते झूठ है. It's not false. उसमें रिसर्च है तभी वो लॉन्च हो रहा है, बट उसको कोई सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा. तो ये तो आप लोगों के लिए सबसे आसान स्टार्टिंग फील्ड है कि लेट मी स्टार्ट विथ क्लीनिंग माई ओन फील्ड सो दैट मेरी फील्ड में स्पेशलिस्ट ही बचे या मेरी फील्ड में मेरे फील्ड के लोग ही बचे. बिकॉज योर फील्ड इज़ नॉट जस्ट कि कोई भी आकर कुछ भी बेच सकता है. इट्स नॉट इवन एडवाइजेबल फॉर पीपल टुडे टू बाय अ टूथपेस्ट विदाउट डेंटिस्ट रिकमेंडेशन. इंडिया में बिक रही है. तो आप ये सोचो कि आपकी फील्ड में कितना स्कोप है कि जहाँ पर आप मार्केट में कस्टमर कनेक्टिंग प्रोफाइल्स में वर्क करके एज बी फार्मा स्टूडेंट आप लोग कितना कुछ अच्छा कर सकते हो. बिकॉज योर एंटायर स्टडी इज़ अबाउट सोशल वर्क. यू आर सर्विंग द सोसाइटी. So go ahead, serve the society in the right manner. So there are a lot of options. It's just that you have to start thinking from the very base. So small starts lead to big conversions. So basically अगर डिग्री के साथ एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज आ जाए तो प्लेसमेंट भी शौक हो जाती है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू आर डीन प्लेसमेंट, सो व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ प्लेसमेंट सेल इन अ स्टूडेंट लाइफ? और बेसिकली कहे तो एक स्टूडेंट को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए प्लेसमेंट सेल से? सी एक्सपेक्टेशन तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ प्लेसमेंट सेल ना बोलकर अगर हम अपने आप को करियर सर्विसेज सेल बोलें या वी कॉल आवरसेल्व्स करियर डेवलपमेंट सेंटर, हमारा काम सिर्फ बच्चे को नौकरी दिलवाना नहीं है. वी डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ स्टूडेंट प्लेस्ड इन अ कंपनी. हम चाहते हैं कि बच्चा जो करना चाहे, जिसे वो करियर में डिफ़ाइन कर सके, हम उसके लिए वो रास्ता तैयार करने में उसकी हेल्प करें.
फॉर एग्जांपल एट करियर डेवलपमेंट सेंटर एट शिवालिक, हम बच्चे को हायर एजुकेशन में भी प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं, हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करते हैं, हम उन्हें कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए भी हेल्प करते हैं, हम उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी हेल्प करते हैं. सो देर आर 5-6 डिफरेंट पाथवेज जो आप यूज़ कर सकते हो. सो एज करियर डेवलपमेंट सेंटर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चा ये सोचना बंद कर दे कि मैं यहाँ डिग्री के लिए आया हूँ. डिग्री इज़ जस्ट एन आउटकम ऑफ योर एकेडमिक इनपुट्स. वो तो आ ही जाएगा. आपने एडमिशन लिया, आप पास तो हो ही जाओगे, आप बी फार्म तो कर ही लोगे, बट इज डिग्री द लास्ट स्टॉप? इट्स नॉट इवन द फर्स्ट, आई वुड से. The last stop has to be, am I walking out of my institution in a career, with a career in my hand or with just a degree in my hand? So if you are walking out with a career, it's a win for me and my team. And I want that there should be a time that people don't come and say, what do you expect from us? People come and say, let me know what I can do to get hold of my own expectations from myself. मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत क्लियर है, प्लीज़ आइए, करियर बनाइए और जाइए. मैं चाहता ही नहीं हूँ आप डिग्री लेकर जाओ. बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन वो नहीं है तो फिर आपके मेरे बीच में हमेशा एक टसल चलती रहेगी. मैं आपको एम्प्लॉयबल बनाता रहूँगा, आप एजुकेटेड बनने की कोशिश करते रहोगे. राइट? सो दैट्स द ओनली थिंग. सर, मोस्टली फार्मेसी स्टूडेंट का ये एक सवाल है कि बहुत सारे कॉलेज में हम ये देखते हैं कि जो क्लिनिकल कंपनीज़ होती हैं वो बहुत कम आती हैं इन कंपेरिजन टू जो फार्मा इंडस्ट्री है वो. तो उसको ऐसा करियर सर्विसेज सेल क्या करें जो कंपनीज ज़्यादा है, और अगर नहीं आ पा रही है तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्किल गैप कहाँ कम करना चाहिए, कहाँ अपना स्किल और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो ऑफ कैंपस भी क्लिनिकल कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकें? सी, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं. आपकी रिसर्च इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी. रिसर्च के अलावा जो आप रिव्यूज़ लिखते हैं, रिव्यू पेपर्स वगैरह आप लिखते हैं, आपका जो मेथोडिकल एडुकेशन जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कीजिए. यू शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. प्रॉब्लम क्या है, अभी सबके रेज्यूमेज में सब कुछ लिखा है, लेकिन रेज्यूमेज ऑनलाइन जाते कब हैं? बहुत लेट. जब तक आप 4th ईयर में पहुँचते हो तब जाते हैं. लेट्स से कि मैं 2nd ईयर से ये सारे काम शुरू कर रहा हूँ. मैंने रिव्यू में मैंने रिसर्च पेपर में अपने किसी प्रोफेसर को असिस्ट करना शुरू कर दिया, मैंने कोई रिव्यू पेपर कर लिया, मैं कहीं इंटर्नशिप करके आया हूँ. ये हम सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाल रहे हैं? एंड व्हेन आई से सोशल मीडिया, इट्स प्रोफेशनल नेटवर्क. लिंक्डइन बहुत सिंपल है. मैं हर रोज़, हर 3 महीने बाद या हर 4-5 महीने बाद मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ और मैं उसमें हैशटैग्स या कीवर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहा हूँ जिससे वो लोकेट हो सके मेरे जॉनर के लोगों को. इट्स ईजी, आई एम विजिबल. आप जितने विजिबल होगे, कोई कंपनी, देर आर मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल कंपनीज दे डोंट गो टू मैनी कैंपसेस. उनके बहुत लिमिटेड कैंपसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके रेस्ट्रिक्शंस और भी हैं कि हमारे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉलेज की ये रैंकिंग, कॉलेज का ये ग्रेडिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. बट अगर हम एक सिंपल सी चीज़ देखें, मैं नौकरी तक पहुँचूँ या नौकरी मुझ तक पहुँचे, दोनों बात तो सेम ही है ना. तो हम ऑफ कैंपस क्यों नहीं प्रिपेयर कर? और उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारा रेज्यूमे, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमारी प्रोफेशनल नेटवर्क प्रेजेंस बहुत मैटर करती है. एंड स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर जस्ट गोइंग टू बी इन द क्लासरूम एंड स्टिल गेन ऑल दीज थिंग्स. इसके लिए क्लास के बाद की मेहनत मैटर करती है. सो एक बहुत अच्छी बात है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, मुझे किसी ने बोली थी तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि सुबह से शाम तक तो हर मुसाफिर चलता है, आगे वही मुसाफिर रहता है जो रात में भी सूरज पूरी तरह छुपने तक 2 कदम एक्स्ट्रा चल रहे. बहुत बढ़िया सर. तो आपको 2 कदम एक्स्ट्रा की तैयारी करनी है और कुछ नहीं. सर, एक और जो हर एक फार्मेसी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि फार्मा इंडस्ट्री में जब वो एज अ फ्रेशर जाते हैं तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज. तो क्या स्किल गैप कहाँ पे है? इंडस्ट्री क्या मांग करती है जो स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाते हैं? स्किल गैप कहीं नहीं है. सी, आप समझो हर इंडस्ट्री में ना एक्सपर्टीज़ लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है. जब आप बैचलर्स लेवल पे, आपका बेसिक एक्सपर्टीज़ लेवल. जब आप मास्टर्स होते हो, आप इंटरमीडिएट पे आते हो. जब आप मास्टर्स से ऊपर PhD में जाते हो या पोस्ट डॉक में जाते हो, तब आप एक्सपर्ट लेवल्स में गिने जाते हो. सो
एज अ पर्सन अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि आप मास्टर्स में जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, दैट इज़ ऑल्सो एन ओवर कमिटमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड, यानी आप बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है आप प्रैक्टिकली कितने प्रोसेसेस को एक्सपोज्ड हो, आपका एक्सपोजर क्या है। आप जो भी लैब टेस्टिंग या लैब ट्रायल्स अपने लैब्स में कैंपस में करते हो, दे आर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस। आपको पता है कि आपने बहुत माइक्रो लेवल पर उसको बनाना है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द फाइंडिंग्स। बट इंडस्ट्री वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर। Industry works macro level, industry works large scale, industry works with so many things that you should know along with what you are doing. For example, हम सब ने डोलो 650 का सक्सेस स्टोरी सुना है। डोलो 650 के सक्सेस स्टोरी में क्या था? Someone made a medicine that could challenge क्रोसिन as a market in the period of COVID. क्यों? क्योंकि क्रोसिन इज़ प्योर पैरासीटामोल, उसमें एक्लोफेनाक वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। डोलो सेट मेरे पास एक्लोफेनाक भी है, मेरे पास XYZ चीज़ें भी है, मेरे पास मसल रिलैक्सेंट भी है, सब ले लो एक ही गोली के अंदर, ठीक है। एंड पीपल वर लाइक वाओ, डोलो इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। क्रोसिन हाउएवर रिवाइव्ड द मार्केट बाय लॉन्चिंग क्रोसिन प्लस, ठीक है। बट आपको क्या लगता है, इसकी रिसर्च किसी बी फार्म ने की होगी? इसकी मार्केट रिसर्च किसी बी फार्म ने डेफिनेटली की है, क्योंकि मार्केट रिसर्च आप जब देखोगे उसका एक्सपोजर पहले चाहिए कि मुझे अगर दवाई बनानी, मुझे पता तो हो लोगों को क्या खानी है, लोगों की ज़रूरत क्या है। मैं बनाए जा रहा हूँ, वो बिकेगी नहीं तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए स्टार्टिंग सैलरीज इसलिए लो होती हैं, बिकॉज उसमें सबसे पहले तो आपका काम होता है एटलीस्ट 2 साल तक एक्सपोजर लो। आपको कंपैरेटिवली IT में या मैनेजमेंट में ऐसा लगता है ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं, वो ज़्यादा सैलरीज उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से लोएस्ट ही है, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, एक सिंपल सा रीज़न है उसके लिए। उनके पास सैलरीज के अलावा और कुछ नहीं है, आपके पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जितने रेट पे रिसर्च पेपर्स फार्मा में लिखे जाते हैं, क्या उतनी रेट पे IT में लिखे जाते हैं? जितनी रेट पे पेटेंट्स फार्मासिस्ट फाइल करते हैं, उतनी रेट पे IT फाइल करती है? तो अगर आपका एक पेटेंट भी आप फाइल करते हो, देन यू सेल दैट पेटेंट टू अ कंपनी, आपको उसकी रॉयल्टी इतनी आती है कि सैलरी इज़ लाइक सेकेंडरी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको कहीं तो शुरू करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री आपको एकदम से तो इतना पैसा दे नहीं देगी। ऑफ कोर्स पैसा है, ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में पैसा नहीं है या फार्मास्यूटिकल्स में पैसा नहीं है। देयर इज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट गोज इनटू जस्ट सैलरीज, बट वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आना चाहिए। उसके लिए आपको कहीं एक्सपोजर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपको पता है कि मेरे प्लांट में क्या चलता है, मेरी मार्केट में क्या चलता है, और उन प्लांट टू मार्केट के बीच की पोजीशंस में क्या चलता है। एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट ऑनरिंग यू एज एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हु हैज़ एक्सपोजर, एंड वो एक्सपोजर का पैसा है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग दैट एक्सपोजर। आई वुड से पीपल हु आर स्टार्टिंग फार्मेसी, मेरे हिसाब से तो आप जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो कर लो। आपको एक बोली गई है आपके कोर्स में, ज़रूरी थोड़ी एक ही करनी है, आप 4 करो, किसने रोका है आपको? कर तो लो, सर्टिफिकेट तो लो, फिर देखो जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाकर आप कॉर्पोरेट्स को बोलोगे मैं 3 महीने की इंटर्नशिप करके आया हूँ जी, मैंने मार्केट रिसर्च की है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर या शेड्यूल्ड ड्रग्स पे या किसी चीज़ पे, दे विल वैल्यू यू मोर, बिकॉज अब आप उनके काम के एनालिस्ट बन सकते हो। पहले वो आपको काम सिखाने वाले थे, अब उनको पता है कि इसको तो आता है भाई, इसको हम सीधा काम दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स सैलरी विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सर PCI जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनका सिलेबस सेम है ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टूडेंट फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, बट कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सैलरी जो है वो डिफरेंस होती है प्लेसमेंट्स, और कुछ में बेटर होती है और कुछ में थोड़ी लो होती है। लाइक आपने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में एक से ज़्यादा कॉलेज में वर्क किया है, तो आप कहाँ डिफरेंस देखते हैं कि वो कॉलेज थोड़ा बेटर कर रहे हैं, इस चीज़ में फ़र्क है, या दूसरा कॉलेज थोड़ा ये चीज़ लो कर रहा है, जिससे कि इसको अगर बढ़ा सके तो सेम प्लेसमेंट्स हो सके या बेटर प्लेसमेंट हो सके? कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सैलरी का डिफरेंस 3 रीज़न से होता है। पहला,
कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग क्या है। ये बहुत मैटर करती है, बिकॉज अगेन जो हाईली रैंक्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होंगे, ऑफ कोर्स जब उसमें कोई कंपनी जाती है उसे पता है कि ये छोटे पैकेजेस पर नहीं हमें अलाउ करेंगे, सो दे डेफिनेटली इंक्रीज द पैकेज। सेकेंड, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पैकेज डिफरेंस तब होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द कैंपस। ये बहुत मैटर करता है। कोर्स तो सेम है, सिलेबस सेम है, पढ़ाई भी उतनी होनी है, बट पीसीआई ने भी आपको मिनिमम रेगुलेशन प्रोवाइड किए हुए हैं, मैक्सिमम नहीं। तो कोई बियॉन्ड दी क्लासेस जाकर क्या करवा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने बहुत ही हाईटेक लैब्स वहीं बना रखी हैं, और उसने बोला कि देखो सर ऐसा है, कोई कंपनी आती है और बोलती है आपके पास फार्मेसी के बच्चे, कहते हैं सर पर हम आपको ना कम पैकेज में नहीं दे सकते। कहते क्यों नहीं दे सकते, आपकी तो रैंकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सर देखो ऐसा है, हमारे हर बच्चे के नाम पर ना एक पेटेंट फाइल्ड है। बोलो, करेक्ट। पेटेंट वाला बच्चा देंगे आपको, कल को उसका पेटेंट एक्सेप्ट हो गया, आप खरीद लोगे, तो मेरे बच्चे को क्या मिलेगा? ये आइडियोलॉजी है। तो अब कंपनी को भी सोचना पड़ता है, ओ यार अच्छा इन्होंने पेटेंट फाइल करा रखे हैं, या इनके बच्चे के स्कोपस इंडेक्स रिसर्च पेपर्स हैं, है वो फार्मेसी बैचलर्स का ही बच्चा, बट ही इज़ असिस्टिंग और शी इज़ असिस्टिंग अ फैकल्टी इन द कैंपस टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अब उनको क्या समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकलिटी पे काम करता है, दे हैव गॉट प्रैक्टिकल लर्निंग। ओके, लेट्स इंक्रीज द सैलरी। थर्ड रीज़न ये होता है आपका अल्मा मेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उनके पुराने बैचेस की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पुराने बैचेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करके इंडस्ट्री में शाइन नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंज आएगा ही कि कंपनीज विल नॉट टेक यू सीरियसली, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं जब हमारे पास कोई आता है सीडीसी में, मैं उसको ये बोलता हूँ कि डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, think about what are you going to create for the next generation that is coming। ठीक है, it's about giving back to the society। वो तो आप एज अ फार्मासिस्ट हर रोज़ कर रहे हो, तो why not do this as a student also। आप किसी कंपनी में जाते हो, आप वहाँ पर स्टेबलाइज होकर काम करते हो, सीखते हो, ग्रो करते हो। द नेक्स्ट टाइम योर कॉलेज वुड प्रॉब्ली से why don't you talk to the HR to come back to our college and hire more people। और अगर आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो डेफिनेटली हायर करेगा। ठीक है, सो 3 रीजंस होते हैं, एक तो रैंकिंग हो गया, दूसरा आपका बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एंड द थर्ड थिंग इज अल्मा मेटर। ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सर एक फन सेगमेंट रैपिड फायर, कुछ सीरियस सवाल हो गए जिसमें आपको चूज़ करना है, लो सैलरी बट एक्सपीरियंस और हाई सैलरी बट नो लर्निंग। लो सैलरी बट विद एक्सपीरियंस। जॉब सेटिस्फैक्शन और सैलरी ग्रोथ। जॉब सेटिस्फैक्शन विद सैलरी ग्रोथ। प्लेसमेंट सेल और सेल्फ एफर्ट। I would say in any place, be it through placement cell or not placement cell, self effort cannot be eliminated। कैसे? So it's always there। इनोवेशन और स्टेबिलिटी। Innovation। क्लिनिकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। Both। क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस। This is tough। I would say depends on the choice that you're making for your career। If you want to excel in the field of knowledge, of course clinical research, otherwise pharmacovigilance is a good option। लाइफ साइंस बैकग्राउंड और आईटी स्किल्स। Both are important। आईटी बेस्ड फार्मा जॉब्स और कोर फार्मा जॉब्स। Depends on what you want to work in। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। Interest of the students। थैंक यू सर फॉर दिस फन सेगमेंट। क्लिनिकल सेक्टर में एंट्री के लिए कौन कौन से स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जो क्लासरूम लर्निंग हो रही है ना, उसको सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। यू शुड बी अ मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट एट द लेवल वेयर यू आर। नाउ आई एम नॉट सेइंग मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट दैट मीन्स यू शुड नो एवरीथिंग, बट एट द बेस आपके बेसिक्स इतने साफ होने चाहिए कि सामने वाला आपसे बात करे और पहले 3-4 मिनट में जज कर सके कि ओके दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर विद द बेसिक्स, आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस पर्सन।
मैं इसको इंटर्न हायर कर सकता हूँ, मुझे पता है ये पीपीओ भी कर लेगा, मुझे पता है ये मेरे साथ टिकेगा भी। सो आपकी एक तो हो गई जो बेसिक नॉलेज मैंने बोला, बेसिक्स बहुत क्लियर होने। दूसरा, आपके एथिक्स और आपकी जो मोरालिटी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज बिना नॉलेज के आप दवाइयाँ बना नहीं सकते, और एथिक्स और मोरालिटी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपने फील्ड में। बिकॉज एथिक्स और मोरालिटी आर सो इम्पॉर्टेंट एज अ कॉर्पोरेट पर्सन या एज अ जॉब पर्सन फॉर यू, बिकॉज you can compromise on anything possible in the world, but if you are compromising on your ethics and morality, you will not survive. और आपके लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जिस दिन आप में से कोई अपना एक एथिक कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, तो बहुत लोग मरते हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सर, जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो डिफरेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, वो क्या जॉब गारंटी देते हैं, और दिस इज़ ओनली फॉर मार्केटिंग? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, समवन सेज आई गिव यू जॉब गारंटी, वो सबसे पहले झूठ बोल रहा है। गारंटी नहीं होती है। देयर इज़ असिस्टेंस, देयर इज़ एनहेंसमेंट, देयर इज़ प्रोफाइल बिल्डिंग, ये प्रोसेसेस होते हैं। तो जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वो उतनी जल्दी मार्केट में सेलेबल हो जाता है। बट हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल विद योर इंडस्ट्री, AI is merging deeply with everything now. So AI with pharmaceutical research और AI in pharmaceutical studies, AI in pharmaceutical marketing, ये सारी चीज़ें आपके लिए अब बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। आपके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ AI हो गया है। कंप्यूटर्स तो सबको ही आता है, वो तो आप स्कूल्स में सीख रहे हो, बट AI नॉट एवरीबडी नोज इट। एंड AI के नाम पे हम सब कितना यूज़ करते हैं? ChatGPT। देयर इज़ मोर टू AI, देयर इज़ मोर दैट AI कैन डू। We are just swimming on the top of the ocean abhi. We need to deep dive. We need to find what is in it for me. And जब आप ये courses ये सारी चीज़ें करते हो, आपको वो पता चलता है। क्योंकि जब आप कहीं डेटा एनालिस्ट की नौकरी लेने जाओगे, या आप कहीं रिसर्च एनालिस्ट की नौकरी लेने जाते हो, वो आपको बोलेंगे डू यू नो AI एनालिसिस टूल्स। पहला क्वेश्चन ही वहाँ से आएगा, क्योंकि पता है फार्मा तो पढ़ के आया है, फार्मा तो आती होगी, बट एक्स्ट्रा मुझे क्या चाहिए? मुझे टूल्स चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे न्यू ट्रेंड्स में सेटल होने वाला इंसान चाहिए। आर यू दैट पर्सन? एंड इफ़ यू आर बिकमिंग दैट सेलेबल, दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ समथिंग दैट यू लर्न बियॉन्ड क्लासरूम। डोंट ब्लेम द PCI सिलेबस, दे आर मेकिंग वेरी गुड सिलेबस, रिसर्च बहुत तगड़ी है, अपडेशंस भी प्रॉपर आ रहे हैं। डोंट ब्लेम द कॉलेज फैकल्टी टू टीच दैट सिलेबस ओनली, बिकॉज उनके लिए मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट वही है आपके लिए। योर डिग्री मेक्स द बेस ऑफ एवरी बिल्डिंग दैट यू वांट टू मेक कॉल्ड करियर। बट उस बिल्डिंग में आप डिसाइड करो कि आप वेट्रीफाइड टाइल्स से डेकोरेशन करना चाहते हो, आप POP लगाना चाहते हो, आप मार्बल लगाना चाहते हो, और ये POP मार्बल वेट्रीफाइड टाइल्स आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी इंटर्नशिप्स हैं। सो डेकोरेटिंग द बिल्डिंग ऑफ योर करियर इज़ योर जॉब, बट गिविंग यू द फाउंडेशन ऑफ दैट इज़ द कॉलेजेस जॉब। वो हम कर रहे हैं। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आप को डेकोरेट करके स्टैंड आउट करवाओ तो सही। यू नो, हाफ ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन डज नॉट अंडरस्टैंड दिस कि करियर प्लेसमेंट या करियर डेवलपमेंट सेंटर्स या किसी भी करियर सर्विसेज सेल के पास ऐसी कोई मैजिकल स्टिक नहीं है जो घुमाई और नौकरी आ जाएगी। हम आप ही की प्रोफाइल्स दिखाते हैं बाहर, हम आप ही की अचीवमेंट्स डिस्कस करते हैं। आप अचीवमेंट्स करो, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। सो इम्पॉर्टेंट वहाँ है कि आर यू सेलेबल, आर यू एक्चुअली बिकमिंग सेलेबल विद ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग एक्स्ट्रा। अब जैसे मान लो नेक्स्ट आपकी जो जनरेशन ऑफ फार्मासिस्ट आ रही है, उनको पाइथन भी पढ़ना है। आपके कोर्स में नहीं है, बट वो 4 साल में इंडस्ट्री ने और PCI ने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, पाइथन इज़ अ बेसिक लैंग्वेज, ये तो आनी चाहिए। तो अब पाइथन पढ़ेंगे वो सारे के सारे। तो कल को चल के अगर मैं आपके किसी जूनियर के साथ बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूँ, वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा, सर हम पाइथन क्यों पढ़ते हैं, हमें तो दवाई बनानी है। तो मैं बोलूँगा हाँ, आपको अभी तक पाइथन सांप के तौर पर पता था, अब कंप्यूटर लैंग्वेज है, एंड यू विल हैव टू लर्न इट। ठीक है, तो दैट इज समवेयर वेर यू कॉल योर सेल्फ हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मेरी USP क्या है, राइट? दैट्स द आंसर। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में AI का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फार्मेसी सेक्टर में, और जो स्टूडेंट्स उनमें जाने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, या जो
काम कर रहे हैं वो अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए कितना परेशान है और क्या कुछ सीखे जिससे कि वो स्टेबल हो सके? जो जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट होंगी, देयर बी न्यू जॉब्स क्रिएटेड। जो ऑलरेडी वहाँ है उनके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनके पास दिन में शायद टाइम भी नहीं होता कि वो कुछ और एक्स्ट्रा कर सकें। बट दे नाउ हैव टू फाइंड टाइम कि हमें क्या एक्स्ट्रा करना है। दे हैव टू अपग्रेड, दे हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आप बोल रहे हो आने वाले 5 सालों में एआई क्या करेगा? एआई ने ऑलरेडी कर दिया है जो करना है, अब तो वो सिर्फ पेनेट्रेट कर रहा है। इट इज़ ऑलरेडी देयर, इट्स इनसाइड एवरी फील्ड। सो एआई इज जस्ट लाइक अ वायरस दैट हैज़ एंटर्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड इट्स अ हेल्दी वायरस। मुझे ऐसा लगता है लोग काफ़ी सारे इनसिक्योर है एआई को लेके। नो, देयर इज़ नो इनसिक्योरिटी विद एआई। What there is innovation. You asked me a question अभी रैपिड फायर में, तो वही है कि इनोवेशन होनी चाहिए और इनोवेशन ज़रूरी है। आज के एक टाइम था जब फार्मा कंपनीज़ को दवाई बनाने में बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे मेहनत होती थी, इधर से उधर सैम्पल्स जा रहे हैं, बीच में कई बार सैम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ हो गया, वो कैरी नहीं हो पा रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी ने वो अलाउ किया। बट नाउ देर आर थिंग्स दैट यू कैन सिट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कोलैबोरेट फॉर अ रिसर्च इन अ सिंगल रिसर्च सेंटर। ऑफ कोर्स, लेट्स डू दैट। तो एआई, रोबोटिक्स, आईटी, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एंड यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट एज अ न्यू जनरेशन फार्मासिस्ट, बिकॉज जो आने वाली जनरेशन है उसको तो पढ़ा देंगे हम क्लास में। यस, आपको हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि आपके कोर्स में नहीं था, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। So what you have seen in IT will happen in every industry, and I'm not excusing pharma out of it. People who are AI friendly will survive, people who are not AI friendly will not. Why? Because AI is going to change the way the work is done. Okay? So AI is always there and it will be there. सर जो MRs होते हैं उनकी जॉब को बहुत ही सोसाइटी में एक लो रिस्पेक्ट वाली जॉब से देखा जा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू गो एंड आस्क अ डॉक्टर कि हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू इज़ कि आपके क्लिनिक में एमआरस आए। कई बार अगर कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास एमआरस रेगुलरली नहीं आते, वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि यार बताओ क्या नया लॉन्च कर रहे हो तुम, लेट मी नो, तुम्हारी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या? क्योंकि एक डॉक्टर को भी अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ती है। एक डॉक्टर को भी ये चाहिए कि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो, या मेरा पेशेंट कम दवाइयों में ठीक हो जाए, या मेरा पेशेंट मतलब मल्टीपल मेडिसिन सोर्सेज की जगह मेरे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन पे काम करे, राइट? तो उसके लिए उसको एमआरस के साथ इज़ द ईजीएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्री। तो एमआर की इंपॉर्टेंस बहुत है, बट हर किसी की इंपॉर्टेंस ना आपको सोसाइटी में शायद कम ज़्यादा दिखेगी। सो एमआरस के लिए सोशली शायद लोग ये बोलते हैं अरे तो दवाइयाँ बेचता है। किसी और को पूछो, कोई एमआर ही खड़े होकर बोलता है अच्छा मैं नहीं बेचता दवाइयाँ, जाओ तुम करवा लो इलाज, किसी को पता चलेगा? एक सिंपल सा छोटा सा वो एक्यूचेक ग्लूकोमीटर, जस्ट इमेजिन अगर कोई एमआर उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया होता और बोला होता कि सर देखो आपके पेशेंट को इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा ब्लड ग्लूकोज का, तो क्या वो प्रोडक्ट आज इतने लोगों की ज़िंदगियां बचा पाता? नहीं। प्रोडक्ट बनाना एक चीज़ है, प्रोडक्ट मार्केट करना दूसरी चीज़ है, और मार्केट करने के लिए एमआरस आर द बेस्ट, राइट? तो बेसिकली फार्मा मार्केटिंग में डॉक्टर को कन्विंस करना इजी है, सोसाइटी को नहीं। सो हम कन्विंस करने में सोसाइटी को रहे भी नहीं, डॉक्टर्स को ही कन्विंस करें। सर एक आखिरी सवाल, एक एवरेज बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं उनके लिए आपका एक गुरु मंत्र क्या रहेगा? मेरा गुरु मंत्र है कि व्हाट इज़ यूनिक इन यू, उसको शोकेस कीजिए। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन? दैट्स द ओनली थिंग। एंड यू डोंट गेट रिजेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ, यू गेट रिजेक्टेड बिकॉज प्रॉबली यू आर नॉट कंपैटिबल विद द कंपनी। तो अगर कोई कंपनी आपको रिजेक्ट करती है ना, उसको दिल पर मत लीजिए। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है जहाँ आप नौकरी करते हैं उस जगह से, और एचआरस को ये बात आपसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से पता है। आई एम एन एचआर, मैं पर्सनली बोल सकता हूँ
कि मैंने अपनी लाइफ में वो जॉब कभी नहीं ज्वाइन की जहाँ जिनके ऑफिस में मैं इंटरव्यू देने गया और मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई। मैं वहाँ से चाहे मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ बट आई यूज्ड टू से नो आई एम नॉट जॉइनिंग। ये जेनजी के लिए आपने बहुत बड़ी बात बोली है, वाइब मैच नहीं हो रही तो निकल जाओ। नहीं करना है एग्जैक्टली और कंपनीज भी आपको ऐसे ही हायर नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जहाँ आपकी वाइब नहीं मैच होती। थैंक यू सो मच सर, थैंक you for your valuable time and valuable words. It will always inspiring for us and our viewers. Thank you so much for our team. Thank you गोविंद, रोहित, प्रीति. और अगर आप भी इसी प्रकार के पॉडकास्ट हमेशा देखना चाहते हैं, मेडिसिन रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, ऑल ओवर मेडिकल फील्ड, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरे पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा. थैंक यू सो मच.